हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर है। और जनरली ये बीकॉम में अगर देखें तो लगभग सेकंड ईयर में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है ये सब्जेक्ट। बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है। तो आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें तो अलग डेफिनेशन है, लेकिन हम यहाँ पे अकाउंटिंग के बेसिस पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है कि गुड्स को सप्लाई करना है या कुछ वर्क करना है, कुछ काम करना है एट अ फिक्स्ड प्राइस, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया बिटवीन टू पार्टीज, और यहाँ पे दो पार्टीज हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर हो गया जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा, कॉन्ट्रैक्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट, ठेका कह देते हैं हिंदी में हम, ठेका है तो जो जिसने ठेका दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो कॉन्ट्रैक्टी, और जो काम को पूरा करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, देखिए आप लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू अंडरटेक एंड कंप्लीट द वर्क एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड फॉर अ डेफिनेट मॉनेटरी कंसिडरेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम को पूरा करेगा, एग्री करता है कि भाई वो वर्क पूरा करेगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होगी बिटवीन द टू पार्टीज, एक समय सीमित समय होगा कि जिसके अंदर उसे कार्य पूरा करना है, और एक मॉनेटरी कंसिडरेशन मींस पैसा इन्वॉल्व होता है कि कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कितने रुपए कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को देगा जब ये काम पूरा हो जाएगा। और जो हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट जो मिलेंगे आपको, जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, पुल बनाना है, डैम बनाना है, सड़कें बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें मटेरियल, लेबर, मशीन, प्लांट मशीनरी सब चीज़ें लगती हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली इस नेचर के होते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित माने जाते हैं। फीचर्स की हम बात करते हैं तो each contract is undertaken for a definite amount of consideration which is known as contract price। एक contract price डिसाइड होगा कि अगर मुझे कुछ काम कराना है तो मैं पैसा भी डिसाइड करूंगा कि मुझे कितने रुपए में काम कराना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गई, जिसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, बदले में हम क्या दे रहे हैं, जो हम काम करा रहे हैं बदले में हम क्या देंगे, पैसा देंगे। तो वो पैसा कितना डिसाइड हुआ है, कितना देना है, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहलाया जाता है। देयर आर टू पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने अभी बताया, दो पार्टीज होंगी कॉन्ट्रैक्ट में। जो कॉन्ट्रैक्ट दे रही है वो कॉन्ट्रैक्टी, और जो काम को पूरा करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज नॉर्मली पेड बाय कॉन्ट्रैक्टी टू कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देगा ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसमें इंस्टॉलमेंट्स में भी पैसा दिया जाता है, एडवांस में भी पैसा कुछ दे दिया जाता है। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट 3 साल चलेगा, तो ऐसा नहीं है कि हम 3 साल बाद ही पूरा पेमेंट एक साथ करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को पैसा चाहिए तो बीच बीच में हम उसे इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दे सकते हैं। अब हम जो हमारा चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज दैट सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग व्हिच इज यूज्ड बाय दोज पर्संस हु कैरी ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, वो अपना एक सिस्टम, उनका अपना कॉस्ट अकाउंटिंग में वो अपना सिस्टम होता है जिससे कि प्रॉफिट लॉस निकाल सकेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें कितना फायदा नुकसान हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहलाया जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यहाँ पर देखिए लिख रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज टू रिकॉर्ड ऑल इनकम्स। हम सारी इनकम, सारे खर्चे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट के। तो पहला पॉइंट क्या आता है, देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी असर्टेन्ड। हम इससे क्या पता लगाएंगे कि टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी जब हम अकाउंटिंग करेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी है। फिर प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा either at the completion of the contract or at different levels of performance of contract। क्योंकि लंबे समय का टाइम है तो बीच बीच में हमें प्रॉफिट पता चलता रहेगा कि लगभग इतना प्रॉफिट होता आ रहा है, और या फिर जो कंप्लीट हो जाएगा तो भी हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अब देखिए जो हम अकाउंटिंग करेंगे, जब कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट बनाएंगे, उसमें डेबिट साइड आप तो जानते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड हमारी खर्चों की साइड होती है। तो मेन देखिए खर्चे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, बाकी क्वेश्चंस के हिसाब से कम ज्यादा हो सकते हैं।
जैसे मटेरियल लगता है, वेजेस मजदूरी लगेगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं जैसे कि ऑफिस के एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। प्लांट की कॉस्ट हो गई। ये समझने की बात है कि जो डेबिट साइड में हम खर्चे लिखते हैं तो जो प्लांट एंड मशीनरी आ रही है या प्लांट आ रहा है उसकी हम पूरी कॉस्ट लिख देते हैं अगर वो लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो रहा है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए यूज हो रहा है, शॉर्ट टाइम के लिए, तो खाली हम डेप्रिसिएशन लिख देंगे। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लिख देते हैं। कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि कुछ चीजें हम ठेकेदार जो है वो कॉन्ट्रैक्टर वो बाहर किसी और को दे देगा काम। सब कॉन्ट्रैक्ट अपने कॉन्ट्रैक्ट मिला और फिर उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया कुछ हिस्सा उसमें से, तो वो भी कॉस्ट उसके लिए हो गई। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते हैं। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का मतलब होता है यहाँ पर कि जैसे हमारा समय है दिसंबर में, हमें कॉन्ट्रैक्टर को काम पूरा करना है दिसंबर में, अब उसने वो अक्टूबर में ही पूरा कर लिया पहले ही, तो 2 महीने तक उसको मेंटेन करना है उसे, क्योंकि उसे तो दिसंबर में हैंड ओवर करना है चीज। तो अगर दिसंबर में ही हैंड ओवर करना है, बना के हमने रख लिया अक्टूबर में ही, तो अभी नवंबर दिसंबर 2 महीने हैं, तो उसका मेंटेनेंस से रिलेटेड जो खर्चा आएगा उसकी देखभाल उसे करनी है, वो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कहलाए जाते हैं। ये सब एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। कुछ आइटम्स हमारे होते हैं जो क्रेडिट साइड में आएंगे। क्रेडिट साइड में क्या आएंगे, जो खर्चे तो आ गए, मटेरियल है, प्लांट है, ये सब लिख लिया, लेकिन अगर वो प्लांट मटेरियल बच जाते हैं या उन्हें वापस कर दिया जाता है या वो खो जाते हैं, नुकसान में हो जाते हैं, या आग में जल गए, या कोई नुकसान हो गया, या चोरी हो गए, तो वो सब हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। देखें, प्लांट मटेरियल और प्लांट रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। जब आया था तो डेबिट साइड में लिखा, जब वो वापस कर दिया तो मटेरियल प्लांट रिटर्न हो गया। मटेरियल्स या प्लांट ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में हमने ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि एक ठेकेदार के कई कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं। मटेरियल और प्लांट सोल्ड, बेच दिया उन्होंने, या मटेरियल और प्लांट डिस्ट्रॉयड, चोरी हो गया, लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो सकता है। मटेरियल्स इन हैंड, और जो बच गया एक समय के बाद, मटेरियल इन हैंड और एट साइट, साइट पे बच गया या हैंड एक ही बात है, या ऐसी प्लांट इन हैंड और एट साइट बच गया है। वर्क इन प्रोग्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क इन प्रोग्रेस। जब कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं कि कार्य प्रगति पर है, यानी कभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। उसमें 2 बातें आती हैं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं बता देता हूं कि जब अगर कोई लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, तो प्रति वर्ष मान लीजिए एक इंजीनियर साहब आएंगे और वो उसे चेक करेंगे कि कितने प्रतिशत काम पूरा हो गया है, क्योंकि ठेकेदार को बीच में पैसे भी चाहिए। अब पैसे तो तभी मिलेंगे जब वो दिखाएंगे कि कुछ काम हो गया है, तो इसलिए इंजीनियर साहब आएंगे, वो चेक करेंगे कि वो कितने प्रतिशत काम पूरा हो गया है और उसका वो प्रमाण पत्र दे देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे कि भाई 10% काम पूरा हो गया है या 20% काम पूरा हो गया है। मान लीजिए 20% काम पूरा हो गया तो 20% का वो प्रमाण पत्र दे देंगे कि 20% कार्य पूरा हो गया है, तो वो वर्क सर्टिफाइड हो गया, कि वर्क को सर्टिफिकेट मिल गया है, प्रमाण पत्र मिल गया है। और मान लीजिए हम दिसंबर में अकाउंट बना रहे हैं, इंजीनियर साहब आए थे अक्टूबर में, तो अक्टूबर में वर्क सर्टिफाइड हो गया, लेकिन हम दिसंबर में अकाउंट बना रहे हैं तो नवंबर दिसंबर में भी कुछ काम हुआ होगा। अक्टूबर के बाद जब प्रमाण पत्र मिला उसके बाद भी 2-1 महीने काम हुआ है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट अभी प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इंजीनियर साहब रोज तो आएंगे नहीं सर्टिफिकेट देने, कुछ महीनों के बाद आएंगे। तो जब पिछली बार जब आए थे उसके बाद जो हमारा कार्य पूरा चल रहा है तो उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उसे हम कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, कि जिसका सर्टिफिकेट अभी प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन कार्य पूरा हो गया है। तो ये हम तब लिखते हैं ये सब चीजें जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा अभी नहीं हुआ है और हम अपना फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने पर अपने खाते बना रहे होते हैं। ऐसे अगर कार्य पूरा हो जाता है तो वर्क इन प्रोग्रेस में लिख के हम बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिख देते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाता है उसमें, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड इट इज शोन एज बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिख दिया जाएगा कि यानी कि कार्य पूरा हो गया तो कॉन्ट्रैक्टी से पैसे प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सब मेन आइटम्स हैं जो क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। अब देखिए बहुत समझने की बात आती है कि जब अकाउंट बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, तो पर्पस क्या है, हमें लाभ और हानि पता लगाना है कि कॉन्ट्रैक्ट में हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो इसलिए प्रॉफिट और लॉस की जो कैलकुलेशन है वो बेस्ड होती है ऑन द स्टेज ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने के हिसाब से ही प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 सिचुएशंस आपको दे रखी हैं। एक तो होता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट तो क्या, तो अलग कॉस्टिंग होगी, उसका अकाउंट अलग हिसाब से बनेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है। एक होता है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट, यानी कि कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो उसके अकाउंटिंग में चेंजेस आ जाएंगे कुछ।
और एक होता है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नियर टू कंप्लीशन, कि लगभग पूरा हो चुका है, कुछ दिन में या कुछ महीने में पूरा हो जाएगा, कि बहुत ज्यादा काम हो चुका है, तो वो नियरली कंप्लीशन है, कि लगभग हो सा ही गया है, थोड़ा सा रह गया है बस। तो इन तीनों के बारे में अब हम डिटेल में देखेंगे कि तीनों के अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से हम कॉस्टिंग करते हैं। देखिए पहला देखते हैं, अगर लॉस हो रहा है, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस कब होगा, जब हमारी डेबिट साइड ज्यादा होगी, डेबिट साइड मींस एक्सपेंसिव साइड ज्यादा है तो लॉस माना जाता है, और अगर लॉस है तो सारा पैसा लॉस में दिखा दिया जाएगा, और हम क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस किधर बचेगा, क्रेडिट में कम रहेगा, तो इसलिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया जाएगा कि भाई हमारा ये लॉस हो गया है। ये तो सिंपल बात है लॉस की। लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो कुछ कंडीशंस बनेंगी। देखिए पहली कंडीशन कब है, जो अभी हमने 3 कंडीशन देखी, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो भी ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और अगर उसमें प्रॉफिट दिख रहा है तो सारा प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और हम लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो बैलेंस बचा, यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट हो रहा है, और डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कब है, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन समस्या आती है जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है। देखिए सेकंड पॉइंट लिख रहा है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट में क्या होगा, काम पूरा नहीं हुआ। अब काम पूरा नहीं हुआ तो इसकी भी कंडीशंस हैं कि कम काम हुआ है कि ज्यादा काम हो गया है। तो यहाँ पर देखिए 2-3 कंडीशंस हमने दे रखी हैं, यहाँ पे 3 कंडीशंस, या देखिए आप 3 कंडीशन दे रखी हैं। पहला ए पॉइंट है, जो वर्क पूरा हुआ है, जिसका प्रमाण पत्र मिल गया है और वो 1/4 जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका 1/4 से कम है, यानी कि 1/4 होता है 25%, यानी कि जो हमारा कार्य हो गया है, जो इसका प्रमाण पत्र मिल गया है, वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितने में कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ है उसका जो सर्टिफिकेट मिला है अभी वो 25% से भी कम है, यानी कि अभी बहुत कम ही काम हो पाया है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो कोई प्रॉफिट का निकालने का भी कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि हो सकता है आगे, क्योंकि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट 25% भी नहीं हुआ, आगे होगा तो खर्चे बढ़ जाएं तो नुकसान भी हो सकता है। तो वही देखिए लिखा है, इन सच अ केस इट इज नॉट लॉजिकल टू ट्रांसफर एनी पार्ट ऑफ अर्न्ड प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा खाता असली बनता है उसमें अभी प्रॉफिट को ट्रांसफर करने का कोई औचित्य नहीं है, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू फोरसी फ्यूचर पोजीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाए, क्या नुकसान हो, क्या फायदा हो, अभी हम क्लियर नहीं कह सकते। तो इसलिए जो सारा पैसा है वो वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लिख रहा है द होल अमाउंट ऑफ अर्न्ड प्रॉफिट शुड बी क्रेडिट टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है इस केस में हम सारा पैसा कहां लिख देंगे, टू वर्क इन प्रोग्रेस। जो बैलेंस बच रहा है उसे हम कहां दिखा देंगे, टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। डेबिट साइड के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लिख देंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस। प्रॉफिट ना लिखकर टू वर्क इन प्रोग्रेस लिख दिया जाएगा, क्योंकि अभी कार्य 25% भी नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम प्रॉफिट उसमें शो नहीं कर सकते। ये तो ए पॉइंट हो गया। अब देखें आप बी पॉइंट। दूसरी कंडीशन आती है कि 25% तो काम हो गया है, 25% है उससे ज्यादा, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के। देखिए लिख रहा है, सर्टिफाइड वर्क इज 1/4 और मोर बट लेस देन हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी हाफ मींस आधा, 50%। तो कार्य 25% या ज्यादा हो गया है लेकिन 50% से कम है। तो इस कंडीशन में हम कितना प्रॉफिट एंड लॉस में भेजें, उसका देखिए फॉर्मूला लिख रहा है। प्रॉफिट रिसीव्ड हम कितना मानेंगे, टोटल प्रॉफिट जो बैलेंस बच रहा है हमारा टोटल, वो मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, मल्टीप्लाई करेंगे फिर कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कहने का मतलब यह है कि जो प्रमाण पत्र मिल जाता है वर्क सर्टिफाइड, मान लो कि हमारा 1 लाख का प्रोजेक्ट है और हमें 40% हमारा कार्य पूरा हो गया, प्रमाण पत्र मिल गया 40%, तो 1 लाख का 40% कितना हुआ, 40,000 रुपए। 1 लाख का 40% 40,000 रुपए। लेकिन हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम पूरा पैसा एकदम नहीं चुकाते हैं कि जितना काम करा उतने पैसे दे दिए, हम थोड़ा सा रोक लेते हैं। हमारे घर में भी कोई काम चल रहा हो कई दिन के लिए तो लेबर को पूरा पैसा नहीं देंगे, हम थोड़ा सा रोक लेंगे कि भाई नहीं तो लेबर पता नहीं चलेगी, भाग जाए। तो इसलिए एक टेंडेंसी होती है कि हम पूरा पैसा नहीं देते हैं, कुछ रिटेन कर लेते हैं, रोक लेते हैं, रिटेंशन मनी अपने पास रखते हैं। तो ऐसे ही इसलिए वर्क सर्टिफाइड जितना हो गया तो कैश रिसीव्ड उससे कम ही होगा कि हम पूरा पैसा नहीं देते, तो वो कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड हम करेंगे। तो जब ये फॉर्मूला से जो वैल्यू निकल कर आएगी उतना पैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और जो बचा हुआ होगा वो वर्क इन प्रोग्रेस में लिखा रह जाएगा। ये तो बी पॉइंट हो गया।
सी पॉइंट में दे रखा है कि सर्टिफाइड वर्क आधा या उससे ज्यादा हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितना है उससे वर्क सर्टिफाइड जो है वो आधा 50% या उससे ज्यादा हो चुका है। तो इस कंडीशन में हम 2/3, जैसे वहां पे 1/3 था, यहाँ पे क्योंकि ज्यादा काम हो चुका है तो इसलिए 2/3 प्रॉफिट का हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो फॉर्मूला बन गया टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। वहां पे देखिए जब आधे से कम काम था तो 1/3 था, जब आधे से ज्यादा हो गया तो 2/3 कर दिया हमने। तो यहां पर ये बात ध्यान में रखनी है, नोट करेंगे कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, इफ क्वेश्चन डज नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन एज टू हाउ मच परसेंटेज ऑफ सर्टिफाइड वर्क हैज बीन रिसीव्ड, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट 100% ऑफ वर्क सर्टिफाइड हैज बीन रिसीव्ड। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि कितने प्रतिशत हमें नगद या पैसा प्राप्त हो चुका है, तो हम ये मानेंगे कि जितना वर्क सर्टिफाइड है वो पूरा हमें मिल गया होगा। और अगर इफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज नॉट अवेलेबल इन एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे कि भाई कितने प्रतिशत हुआ, इसलिए हम 2/3, वहां पे 2/3 वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। अब तीसरा लास्ट पॉइंट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नियरली ऑन कंप्लीशन, लगभग पूरा हो चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा काम हो चुका है और थोड़ा सा ही पोर्शन, थोड़ा सा ही प्रतिशत बचा हुआ है, तो हम ये मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अब कंप्लीट होने वाला है। तो इस कंडीशन में हम प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो अर्न प्रॉफिट के हिसाब से ना करके हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट के हिसाब से कार्य दिखाते हैं कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट मींस कि जितना हमारा खर्चा हो चुका है, आगे देखेंगे। देयरफॉर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट्स इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट टू द एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड सो फार। मान लीजिए हमारा 90% कार्य हो गया, तो 10% थोड़ा सा बचा है, कार्य पूरा होने वाला है। तो अब तक 90% तक जितना खर्चा हो चुका है उसमें आगे हमारा 10% में और कितना खर्चा हो सकता है वो हम अपने कॉस्ट में जोड़ लेंगे। यानी कि ज्यादातर काम तो हो चुका है, मेन काम हो चुका है, तो जितना खर्चा हो चुका है, जो कार्य बचा है उससे संबंधित और कितना खर्चा हो सकता है वो हम कॉस्ट में जोड़ लेंगे, तो टोटल कॉस्ट हमें पता चल जाएगी। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें से ये जो टोटल कॉस्ट आ रही है एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसको माइनस कर दीजिए तो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे कि जब प्रॉफिट, हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डालें, तो पहला फॉर्मूला है देखिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, की कितना वर्क सर्टिफाइड है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का एस्टिमेटेड प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है इससे इतना जो निकल कर आएगा जो वैल्यू, वो हम मान लेंगे कि उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज रहे हैं। दूसरा अभी फॉर्मूला लगा लेते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि कैश रिसीट भी ज्यादा मिल जाता है जब लगभग कार्य पूरा होने वाला होता है, तो हम कैश रिसीट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो हम पहले वाला फॉर्मूला ही लगाते हैं ज्यादातर, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये जो वैल्यू आएगी इतना हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने ट्रांसफर कर देंगे। तो ये तीनों कंडीशन देखिए कि किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। अब ये देखिए मेरा फॉर्मेट बता दिया है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट है। देखिए डेबिट साइड में हमने मटेरियल परचेज, मटेरियल इशूड, मटेरियल ट्रांसफर्ड हुए अदर कॉन्ट्रैक्ट से, या वेजेस हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्लांट आया है, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, या कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क हमने कुछ करा है, तो ये सब डेबिट साइड में हम लिख देते हैं खर्चे अपने। और क्रेडिट साइड में जो बच गए सामान, मटेरियल बच गया, वापस कर दिया, या हमारे साइट पर बच गया है, या चोरी हो गया है, तो बाई P&L के नाम से आ जाएगा। और अगर कार्य पूरा हो गया तो देखिए बाई कॉन्ट्रैक्ट ही पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा, बाई कॉन्ट्रैक्ट ही अकाउंट आ जाएगा इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। और अगर नहीं हुआ है पूरा, इनकम्प्लीट है, तो बाई वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा, जो मैंने अभी बताया था, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। और अगर नुकसान है तो बाई P&L आ जाएगा अगर लॉस है तो। फिर ये जो बैलेंस बचेगा हमारा, उसके बाद ये बैलेंस अगर हमारा कार्य पूरा हो चुका है तो नीचे अगर देखेंगे आप तो फिर 2 P&L अकाउंट लिख रहा होगा इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। अगर कंप्लीट हो गया तो 2 P&L के नाम से लिख देंगे। और अगर 1/4 से कम काम हुआ है तो सारा का पैसा हम प्रॉफिट में तो नहीं करेंगे, क्योंकि 25% से कम काम हुआ है तो 2 वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। और अगर 25% ज्यादा हो गया है तो 2 बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, और जो बैलेंस है वो नीचे कैरी डाउन हो जाएगा। और फिर लास्ट में देखिए उसमें से हम 2 P&L अकाउंट में जाएगा, जो प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो फॉर्मूले के बेस से निकलेगा, जो 2/3 या 1/3 हमने भी देखा है। और बचा हुआ पैसा 2 वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा, प्रॉफिट केप्ट इन रिजर्व। ये एक हमारा फॉर्मेट है कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का।
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने का। हम जब ये क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये फॉर्मेट और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के अकाउंट बनाना सीखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, जिससे कि कंसेप्ट आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे कि हमारा ये कंसेप्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का और अच्छा हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें। देखिए पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गोयल ब्रदर्स चला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखा है। 2.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। अब 2.5 लाख में देखिए उन्होंने खर्चे बता रखे हैं कि मटेरियल लगता है, इतना कंज्यूम्ड हो गया, इतना बच गया, क्योंकि 9 महीने का इनका कॉन्ट्रैक्ट है। 1 जनवरी से शुरू हुआ है, 30 सितंबर तक चलेगा ये, 2005 तक। उतना मटेरियल खर्च हो गया, इतना मटेरियल बच गया है। वेजेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्लांट मशीनरी इन्होंने खरीदी है, और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया 30 सितंबर को। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यूली रिसीव्ड हो गया, DULY है ये। डेप्रिसिएशन 10% लगता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, 20% ऑफ वेजेस। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ गोयल ब्रदर्स की बुक्स में हम ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, यानी इन द बुक्स हम लिख देते हैं यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ गोयल ब्रदर्स, और हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट आप जानते ही हैं। पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस, और इधर भी पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, देखिए वीडियो पॉज करके, जिससे कि मैं आगे बढ़ूं तो ये क्वेश्चन हट जाएगा, तो फिर आपके पास क्वेश्चन रहना चाहिए। अब हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है। सबसे पहले लिखते हैं मटेरियल कितना उनके पास आया, इशूड कितना हुआ। तो मटेरियल इशूड माना जाता है कि जितना खर्च हो गया और जितना बच गया वो टोटल मटेरियल उनके पास आया होगा। हम मटेरियल इशूड लिखते हैं सबसे पहले कि मटेरियल कितना आया। तो मटेरियल इशूड कितना आया होगा, जितना कंज्यूम्ड हो गया मटेरियल, 62,500 तो कंज्यूम हो गया, और इतना मटेरियल इन हैंड बच गया एट द एंड 20,000। तो हम यहाँ पे, इनका पर्पज़ नहीं है, हमारा मेन पर्पज़ है लिखने का यहाँ पे मटेरियल इशूड, वो हमने निकाला है केवल। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कंज्यूमर इन हैंड लिखते हैं, हम केवल मटेरियल इशूड लिखते हैं कि कितना इशू हुआ होगा। तो इतना, अब हम इशूड तो इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो हम ये मान लेते हैं कि जितना खर्च हो गया और जितना बच गया उन दोनों को जोड़ लो तो उतना मटेरियल इशू हुआ होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो 82,500 ये इशू हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको वेजेस दिए होंगे 30,000 रुपीज़। इसके बाद 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो वो हैं आपके 32,000 के। नीचे क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहे गए थे, जो बताया गया था 20% ऑफ वेजेस। वेजेस 30,000 के हैं, तो उसका हम 20% निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा 6,000 रुपीज़। प्लांट परचेज करा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, प्लांट परचेज करा है 40,000 रुपीज़ का। तो ये हमारे मेन डेबिट साइड के आइटम्स हो गए। क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं जो चीज़ें बच जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट के एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा बच गया। जैसे माई मटेरियल इन हैंड बच गया, वो बच गया है, इन हैंड है एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 20,000 रुपीज़ का। प्लांट में क्योंकि 10% डैप लगाना है, तो डैप लगने के बाद बचेगा प्लांट, तो वो भी लिखा जाएगा बाई प्लांट इन हैंड। तो प्लांट इन हैंड कैसे निकालेंगे, देखिए उसकी कॉस्ट थी 40,000 रुपीज़, और इस पे हमें डैप लगाना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 40,000 का 10% 10/100 कर लिया, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 9 मंथ्स में कंप्लीट हो गया, तो हमें 9 मंथ्स का लेना है, 9/12, क्योंकि 10% जो है वो पर एनम है। तो 9 मंथ्स का कितना होगा, 9/12, तो ये आ जाएगा आपका 3,000 रुपीज़।
तो प्लांट आपका बच गया 37,000 रुपीज़ का। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर, जब एट द एंड ऑफ दिस पीरियड जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो कॉन्ट्रैक्टी से हमें पैसे मिल गए, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को पैसे मिल गए कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से। हमें 2,50,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, 2,50,000 रिसीव हो गए हैं। अब हम उसका टोटल कर लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 3,07,000 रुपीज़। वही हम इधर लिख लेंगे 3,07,000 रुपीज़, और ये हमारा टू प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस 3,07,000 में से ये सारे खर्चे माइनस कर दीजिए आप, तो आपका बच जाएगा प्रॉफिट 116,500। इतना प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट में हो गया है। अगर हम कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाएं तो देख सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट तो छोटा सा बनता है। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट वही पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से 2.5 लाख रुपए मिलने हैं, वो इधर आ जाएंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कितने मिले हमें? 2,50,000 रुपीज़। और फिर हमें इतना तो हमें मिलना है कॉन्ट्रैक्ट के 2.5 लाख रुपए, और हमें एक कैश मिल गया बाई कैश अकाउंट 2.5 लाख रुपए। टोटल इधर का बराबर हो जाएगा, टोटल 2,50,000 रुपीज़, इधर 2,50,000 रुपीज़। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। देख सकते हैं आप, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने क्वेश्चन करा है, पूरा क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से हमें ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बनाने हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को पहले लिख लें आप कॉपी में, जिससे आंसर करें तो कोई परेशानी ना आए। यहाँ पर भी देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 50,000 रुपीज़ का है, जो 6 मंथ्स में कंप्लीट हो रहा है। डायरेक्ट मटेरियल्स हैं, वेजेस हैं, स्पेशल प्लांट है, स्टोर्स हैं, ये सब खर्चे हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में। लूज टूल्स हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर है रनिंग के, रनिंग मटेरियल है, वेजेस ऑफ ड्राइवर है ट्रैक्टर के, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द प्लांट रिटर्न हो गया, वापस हो गया, उस पर 10% डैप लगेगा। लूज टूल्स और स्टोर्स इन रिटर्न बच गए हैं। एट द एंड ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक्टर की वैल्यू 25,000 थी और उस पर डैप लगेगा 16% पर एनम। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं जो 10% ऑन टोटल वर्क कॉस्ट पर रहेंगे। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है, और सारा पैसा मिल गया कॉन्ट्रैक्टी से, ये हमें एज्यूम करा है। तो ये कौन थे? कमल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा आपने। इन द बुक्स ऑफ कमल कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बना रहे हैं। फॉर्मेट आप जानते ही हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इधर भी पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पहले हम अपने सारे खर्चे लिख लेते हैं। देखिए डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है आपको, डायरेक्ट मटेरियल है आपका 19,000 का। टू वेजेस हैं 11,000 रुपीज़। टू स्पेशल प्लांट है आपका 10,000 रुपीज़। स्टोर्स इशूड हुए हैं
3,500 के। लूज टूल्स इशूड हुए हैं 1,500 के। फिर रनिंग कॉस्ट है ट्रैक्टर की, रनिंग कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर। इसमें हमें रनिंग मटेरियल दिया हुआ है एक, तो रनिंग मटेरियल 800 रुपीज़ हैं। और वेजेस हैं ड्राइवर के 2200। तो ये टोटल हो गया 3,000 रुपीज़ ट्रैक्टर के खर्चे। इसके बाद अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इनके, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज़ दिए हुए हैं। ये सब खर्चे लिखने के बाद अब आप देखेंगे तो नीचे कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 25,000 का था क्वेश्चन में, तो उस पर डैप लगेगा, डैप ऑन ट्रैक्टर। तो 25,000 का आपका ट्रैक्टर है, उस पर 16% क्वेश्चन में कहा गया है 16% पर एनम लगेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमारा 6 मंथ्स का है तो इसलिए 6/12 6 मंथ्स का ही हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे। तो ये 2,000 रुपये डेप्रीशिएशन आएगा ट्रैक्टर का। इसके बाद जो बच गए हैं चीज़ें वो हम दूसरी तरफ लिखेंगे। हमारा देखिए क्या क्या बच गया है, नीचे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ, पहले तो प्लांट रिटर्न हो गया है, तो बाई प्लांट रिटर्न, प्लांट रिटर्न आपका हुआ है जिसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपीज़, स्पेशल प्लांट की कॉस्ट 10,000 रुपीज़ थी ये। इस पे डेप्रीशिएशन के लिए ये कह रहे हैं कि जो डेप्रीशिएशन लगेगा प्लांट पर वो लगेगा 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। तो माइनस डेप्रीशिएशन 10% कितना होता है 10,000 का, 1,000 रुपये, यानी कि 10% निकाल लिया हमने, ये 1,000 आ गया। तो 9,000 रुपीज़ का प्लांट बच गया एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इधर स्टोर्स बच गए हैं आपके, स्टोर्स भी रिटर्न हो गए 500 रुपये के। लूज टूल्स आए थे वो भी बच गए, वो भी रिटर्न हो गए 1,200 रुपीज़ के। तो ये सारे हमारे खर्चे हो गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लगाने हैं 10% ऑफ वर्क कॉस्ट के। तो वर्क कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें इसमें से ये बैलेंस निकाल लेते हैं। हमारा बैलेंस कितना बच रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। आप पहले देखिए कॉस्ट, वर्क कॉस्ट का निकालना है, तो कॉस्ट देखिए आपकी इतनी आ रही है, इसमें से ये बचे हुए माइनस कर दीजिए तो आपकी वर्क कॉस्ट आ जाएगी निकल कर। तो हम पहले इधर का टोटल कर लेते हैं, ये टोटल आएगा आपका 51,000 रुपीज़। फिर 51,000 रुपीज़ ये टोटल आएगा इधर, वो इसको हमने इधर लिख दिया 51,000 रुपीज़। इसमें से ये माइनस कर दीजिए ये वाला बैलेंस, तो जो हमारा बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस बीइंग वर्क्स कॉस्ट, ये वर्क्स कॉस्ट मान लिया गया। जो बैलेंस बच रहा है इस 51,000 में से ये 10,700 माइनस कर दीजिए तो ये 40,300 का बैलेंस बचेगा। ये बैलेंस हमने फिर नीचे कैरी डाउन कर लेते हैं टू बैलेंस बीइंग वर्क्स कॉस्ट 40,300। अब हमें बाकी खर्चे लिख लेते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कहे गए थे वो कहे गए थे 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। ये 10% इसका निकालेंगे तो 4030 आ जाएगा। ये 10% हो गया इसका वर्क कॉस्ट का, तो 10% हो गया 4030। फिर हमें कॉन्ट्रैक्टी से पैसे मिल गए, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट हमारा 50,000 रुपये का था, 50,000 रुपये हमें रिसीव हो गए। अब हम इधर का टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 50,000 रुपीज़।
इधर का टोटल भी वही लिख देंगे 50,000 रुपीज़। 50,000 में से ये खर्चे माइनस कर दीजिए आप 44,330, तो बैलेंस जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी प्रॉफिट हमारा बच जाएगा 5670। 50,000 में से ये 44,330 माइनस कर देंगे तो 5670 हमारा प्रॉफिट बच जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट निकल कर आ गया। फिर हमें बनाना है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। सिंपल होता है बिल्कुल, देख लीजिए कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, तो कॉन्ट्रैक्ट आ गया यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट से हमें कितने मिल रहे हैं कि हमें इतने 2.5 लाख नहीं 50,000 रुपये मिलने हैं और वो कैश में हमें रिसीव्ड हो गए। कैश अकाउंट 50,000 रिसीव हो गए, तो टोटल ये हमारा बराबर हो गया। आंसर आ गया हमारा, मतलब अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, राइट अप अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। हमारे एक्सपेंसेस दिए गए हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, वेजेस हैं, ये मजदूरी है, ये एक्सपेंसेस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। स्पेशल प्लांट है, स्टोर्स है, वही जैसे पिछला क्वेश्चन था उसकी तरह से ही है। कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट हुआ वो 20 वीक्स में हुआ है और ये प्लांट रिटर्न हो गया। डेप्रिसिएशन 20% डेप लगाने के बाद प्लांट वापस कर दिया गया। लूज टूल्स स्टोर्स ये बच गए हैं। ट्रैक्टर की वैल्यू इतनी थी, उस पर हमने डेप लगाना है 20%। ऑफिस ऑन कॉस्ट हमें खर्चा निकालना है जो 15% ऑन वर्क कॉस्ट होगा। जैसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस निकाले थे पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे ऑफिस खर्चे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरह ही होते हैं। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दोबारा इसको करा रहा हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा और अच्छी तरीके से। क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़ें तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट ये हमने लिख लिया। सारे एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। पहले डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है हमें 18,000 रुपीज़ का, क्वेश्चन आपका होगा उसमें देख सकते हैं। इसके बाद 2 वेजेस आपको दिए गए हैं 12,000 रुपीज़ के। स्पेशल प्लांट आपको दिया गया है 8,000 रुपीज़। स्टोर्स आए हैं, स्टोर्स इशूड हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में 3,200। लूज टूल्स भी आए हैं, ये हुए हैं 1,500 रुपीज़। फिर कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर है। कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर आप देखेंगे तो इसमें रनिंग कॉस्ट है और एक वेजेस हैं आपके। तो रनिंग मटेरियल है 1,000 रुपीज़ का और 1,200 के वेजेस हैं। ये हमने दोनों खर्चे यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये हमारे खर्चे इधर हो गए। इसके बाद और जो खर्चे आएंगे वो हम देखेंगे आगे। अब हमें क्या करना है, इधर जो बच रहे हैं वो भी देख लेते हैं। प्लांट रिटर्न हो रहा है, तो जो प्लांट रिटर्न हो रहा है वो हो रहा है 20% डेप लगाने के बाद। तो इसकी कॉस्ट है हमारी प्लांट की 8,000 रुपीज़ और इस पर डेप्रीशिएशन हमने 20% लगाना है। इसका 20% निकालेंगे तो 1,600 रुपीज़ निकल कर आएगा। तो प्लांट हमारा वापस हो गया 6,400 का।
लूज टूल्स बच गए हैं, क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो लूज टूल्स रिटर्न हो गए 1000 रुपीज़ के, और स्टोर्स रिटर्न हो गए हैं, स्टोर्स रिटर्न वो हुए हमारे 400 रुपीज़ के, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। इसके बाद और कोई खर्चे हों तो आप चेक कर लें। इसके बाद ट्रैक्टर के बारे में आप देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर है 19,500, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 20% पर एनम। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर आप लगाएंगे तो ट्रैक्टर था 19,500 का, इस पर 20% डेप लगाना है, ये पर एनम है, लेकिन हमारा ये 20 वीक्स का कॉन्ट्रैक्ट है और 52 वीक्स होते हैं पूरे वर्ष में, तो इसलिए हमने 20/52 कर दिया, तो ये 1500 वैल्यू निकल कर आ गई। इसके बाद इधर का टोटल, अब आप हमें फिर वही करना है, देखिए 15% ऑफिस ऑन कॉस्ट लेना है, 15% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो 15% वर्क कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो पहले हमें इसका टोटल करना पड़ेगा। जब इसका टोटल करेंगे और उसमें से ये माइनस कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में एक वर्कमैन वेलफेयर भी दे रखा है, ये रह गया इसमें लिखने को। वर्कमैन्स वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं हमारे 1600 रुपये के, तो वो वर्कमैन वेलफेयर एक्सपेंसेस 1600 रुपये के हैं, इनको भी हम लिख लेते हैं। टू वर्कमैन वेलफेयर एक्सपेंसेस 1600 रुपये के। अब हम इन सबका टोटल कर लेते हैं, तो ये 48,000 रुपीज़ निकल कर आएगा। वही 48,000 हम यहाँ पर लिख देंगे, इसमें से 3 आइटम हम माइनस कर लेंगे, तो बैलेंस बचेगा 40,200, जो वर्क कॉस्ट मान लिया गया, वर्क कॉस्ट, और ये कैरिड डाउन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारी, बैलेंसिंग फिगर जो बैलेंस पर करा हमने, इसमें से माइनस करे, बैलेंसिंग फिगर आ गई, और ये जो है ये नीचे चला जाता है फिर टू वर्कमैन, ये वर्क्स कॉस्ट ब्रॉट डाउन 40,200। अब हम ऑफिस का खर्चा लिख लेते हैं। ऑफिस ऑन कॉस्ट वो हमें निकालना है 20% ऑन टोटल कॉस्ट, ये जो 20% है और वर्क कॉस्ट का, तो 40,200 का 20% निकाल लीजिए, 20/100 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 6030। ये हमारा जो 15% है, सॉरी 15% लेना है हमें, 15%, तो ये हमारा आ जाएगा 6030। तो ये हमारा वैल्यू आ गई। और कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट अब आएगी उसका 20% हमें प्रॉफिट जोड़ना है, और जो बचे टोटल आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं दे रखी है, क्वेश्चन में लास्ट में देखेंगे तो आपको दिया हुआ है द कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो पहले हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, उसका 20% जो होगा वो प्रॉफिट मान लिया जाएगा, और उससे हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देख लेंगे। तो देखिए टोटल कॉस्ट आ गई है आपकी, तो इसको हम जोड़ लें तो ये बैठेगी आपकी 46,230, और यही आपकी टोटल कॉस्ट हो गई बाई टोटल कॉस्ट। इसको भी हम बैलेंसिंग फिगर हो गई, कैरिड डाउन ले जाएंगे 46,230, क्योंकि यही टोटल आएगा। 46,230 दोनों तरफ लिख दिया, 46,230। अब ये टू टोटल कॉस्ट हम यहाँ पर बैलेंस नीचे ले आए,
ब्रॉट डाउन कर लिया, 46,230 टोटल कॉस्ट आ गई। इसमें हमें प्रॉफिट जोड़ना है कितना, 20% यानी 20/100 इंटू 46,230, तो ये आ जाएगा आपका 9246। और फिर फाइनल टोटल कर लीजिए आप, तो ये आ गया 55,476। तो 55,476 जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 55,476। तो देखिए आप पिछले क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे आप, तो उसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दी गई थी और उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से हमने क्या घटा दिए, सारे अपने कॉस्ट, टोटल कॉस्ट घटा दी, तो प्रॉफिट बच गया। लेकिन इस क्वेश्चन में प्राइस नहीं दे रखी थी, लिखा हुआ था कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माना जाएगा, कि जितना भी कॉस्ट आ रही है उसमें उन्होंने 20% प्रॉफिट जोड़ेंगे और उतना हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्टी से, जिसने कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया है, उससे हम रिसीव करेंगे। तो हमारी टोटल कॉस्ट 46,230 आ गई थी, उसमें हमने प्रॉफिट जोड़ लिया 20%, 20/100 करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया 46,230 को, तो वैल्यू आ गई 9246। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 46,230 प्लस प्रॉफिट हो गया 9246, तो उसमें प्रॉफिट जोड़ लिया तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गई 55,476, और वो 55,476 जो है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट से रिसीव कर लिया। तो इस तरह से ये हम क्वेश्चन करेंगे।